Hello students, welcome again to my channel. We are doing chapter 4 determinants and our today's topic is exercise 4.5 adjoint and inverse of a matrix. Inverse of a matrix we have already discussed in chapter number 3, but in determinant we will discuss the condition of existence of inverse, कि किस कंडीशन के अंडर हमारे किसी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है। उससे पहले बिफोर डिस्कसिंग द कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स वी विल डिस्कस द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। वी विल डिस्कस सम थ्योरम्स बेस्ड ऑन एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। वो थ्योरम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें उन्हें अंडरस्टैंड करना है। उन पर बेस्ड हमारे 1 मार्क के 2 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि ये सब हम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिस्कस कर रहे हैं। सपोज कर लीजिए ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, A11, A12, A21, A22, और हम इनके कोफैक्टर्स पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसे मैं लिख देती हूँ Aij 2x2। तो इस मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होगा, ध्यान देंगे आप, एडजॉइंट ऑफ ए एक मैट्रिक्स होगा Aij का ट्रांसपोज। ध्यान देना, Aij क्या है? Aij आर द कोफैक्टर्स ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स। क्या मतलब है कि अगर हमें कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो हम उसके हर एलिमेंट का एडजॉइंट निकालेंगे, उनका मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका ट्रांसपोज लेंगे, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो इसका एडजॉइंट कहलाएगा। और इसे इन शॉर्ट ऐसे लिखा जाता है, एडजॉइंट ऑफ A11 ने कैपिटल A11, ठीक है, कैपिटल A12, A21 और A22 का ट्रांसपोज, इसका एडजॉइंट, इसका एडजॉइंट, इसका एडजॉइंट और इसका एडजॉइंट, और इनका ले दिया ट्रांसपोज, यानी एडजॉइंट ऑफ ए। ये शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। क्या बन जाएगा? रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, A11, A12, A21, A22। तो ये है हमारी एडजॉइंट की डेफिनेशन, जो कि बहुत ही आसान है, लेकिन 3x3 में ये थोड़ा लेंथी हो जाता है, हमें नो कोफैक्टर निकालने पड़ते, फिर उनका ट्रांसपोज लेना पड़ता है। मैं फिर से आपको एक बार जल्दी से बता दूं कि अगर हमें कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो उसके हर एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालेंगे और उन सब कोफैक्टर्स को उसी एलिमेंट के ऑर्डर में राइट करके जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो जो हमें नया मैट्रिक्स मिलता है दैट इज नोन एज एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। और हम इसे समझते हैं बाय एग्जाम्पल नंबर 23 ऑफ योर NCERT एक्सरसाइज 4.5। क्या कहता है? फाइंड एडजॉइंट ए फॉर ए। ध्यान देना, ए आपका है 2, 3, 1, 4। यहाँ एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी बात हमें सीखने को मिलने वाली है, अलर्ट रहिएगा। क्या? देखो, अब हमने इसका ए का एडजॉइंट निकालना है। आपको ए दे रखा है तो पहले आपको इसके हर एलिमेंट के कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, तो आप A11 निकाल लो। कोफैक्टर में हमने देखा था, फिर याद दिला दूं, -1 पावर 1 + 1, रो और कॉलम गया 4 का डिटर्मिनेंट, ये 4 आ जाएगा। A12 इस एलिमेंट का कोफैक्टर, -1 की पावर 1 + 2, ये रो और ये कॉलम गया -1, क्योंकि -1 की पावर 3 नेगेटिव होती है। A21 इसका कोफैक्टर निकालोगे तो -1 की पावर 2 + 1 और 3 का डिटर्मिनेंट यानी -3। ध्यान देना है, A22 यानी इसका कोफैक्टर -1 की पावर 2 + 2 यानी कि 2 आ गया। अब हमें निकालना है क्या? हमें निकालना है एडजॉइंट ए। तो बाय डेफिनेशन वो क्या बनेगा? A11, A12, A21 और A22 का ट्रांसपोज। पहले इनकी वैल्यूज रख दें। A11 है 4, -1, -3 और 2 का ट्रांसपोज, और जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या बनेगा? 4, -1, -3 और 2। ध्यान देना है, ये आ गया ए का एडजॉइंट। अब इसमें नया क्या है? आप कहोगे क्या सीखने को मिलने वाला है? जरा एक बार यहाँ पैरेलल वैल्यू रखकर कंपेयर करो 2x2 के लिए। 4, -3, -1 और 2। हम 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कोफैक्टर फाइंड किए बिना। कैसे? ध्यान से देखो,
यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। अगर आप ध्यान दो तो ये जो मेन डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके एलिमेंट्स इंटरचेंज हो गए हैं और जो दूसरा डायगोनल है उसके एलिमेंट्स के साइन चेंज हो गए हैं। 3 था, यहाँ भी 3 है लेकिन माइनस में है, इधर 1 था, इधर भी 1 है लेकिन माइनस में है, और 4 और 2 इंटरचेंज हो गए हैं। तो ये ट्रिक लगाकर हम 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए मैं आपको यहाँ एक मैट्रिक्स B दे देती हूँ, आई विल राइट -1 4 0 7, और मैं आपको बोलती हूँ कि आप इसका एडजॉइंट फाइंड करो। तो विद इन 10 सेकेंड्स हम इसका एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। 7 - 1 - 4 0। मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि ये हमारा कौन सा एलिमेंट है, 1 2 और 2 1 है, ठीक है, 1 2 और 2 1 है। तो ये एक्चुअल में तो इनकी पोजीशन जो थी वो यहाँ थी, ठीक है, लेकिन जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ये दोबारा से वहीं पहुंच जाता है जहां ये था। ये दोनों एलिमेंट्स ट्रांसपोज लेने के कारण जहां थे वहीं पहुंच जाते हैं। तो 1 की जगह पे 1 पहुंच गया, 3 के प्लेस पे 3 पहुंच गया, लेकिन साइन चेंज हो गया। साइन क्यों चेंज हो गया? साइन इसकी वजह से चेंज हो गया। तो अब फिर से सुन लो मेरी बात, शॉर्टकट तो ध्यान रखना है लेकिन लॉन्ग मेथड भी ध्यान रखना है। अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाता है कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो आपने क्या करना है, आपने सारे कोफैक्टर्स निकालने हैं, फिर आपने एडजॉइंट निकालना है। लेकिन अगर 1 मार्क में आया हुआ है, MCQ में आया हुआ है, या कहीं इसकी ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट हमें एक बार क्रॉस चेक सा करना है, तो आपने क्या करना है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देना है और नॉन प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स का साइन चेंज कर देना है। 0 का साइन चेंज नहीं होता है। तो ये 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का मैंने आपको एडजॉइंट बताया है। 3x3 के आपकी एक्सरसाइज में आएंगे तब हम देख लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1, प्रूफ इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसका प्रूफ मैं आपको 2x2 से दूंगी। पहले हम इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। इफ़ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ए आपको कोई मैट्रिक्स दे रखा है जिसका ऑर्डर n है, तो ऑलवेज क्या होगा, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर हम उस मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें, a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए। पहले तो इसका क्या मतलब है कि ये प्रोडक्ट कम्यूट करेगी, वाइस वर्सा सेम होगी, और वो किसके इक्वल होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई है। आपकी बुक में मैंने IN लिख दिया है। IN का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर आपका मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का है तो ये आइडेंटिटी भी 2 की होगी, मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का है, आइडेंटिटी 3 की होगी, एंड सो ऑन। तो इसको मैं एक रफ सा प्रूफ आपको दे देती हूँ, देखिए जरा जल्दी से। एक जनरल प्रूफ लेंगे हम, एग्जाम्पल नहीं लेंगे, एग्जाम्पल तो हमने प्रूव करने हैं। तो हमने मान लिया ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, A11 A12 A21 A22, और ये है इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट हम देख चुके हैं कि इनके कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, तो मैं सीधा ट्रांसपोज ले रही हूँ, A11 A12, क्लियर है बेटा, A21 A22। अब मैं ले लेती हूँ ये लेफ्ट हैंड साइड, ध्यान से देखना भाई, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड बन रही है A इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए पर कैपिटल A लिख लो, स्मॉल a लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो A का मतलब हो गया, यहाँ A की वैल्यू रखो A11 A12 A21 A22, और यहाँ एडजॉइंट है A11 A12 A21 और A22। अब हमने करनी है मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, ध्यान से देखना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो A11 A11 प्लस A12 A12 हो गया यहाँ तक। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A11 A21 प्लस A12 A22, समझ आ रहा है यहाँ तक आपको। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21 A11, ये मैं केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रही हूँ। A22 A12, आगे आ जाएगा A21 A21 प्लस A22 A22, क्लियर है। अब हम यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट लगाने जा रहे हैं, जो मैंने लास्ट 4 पॉइंट कौन सी 5 है ना 4.4 में आपको बताया था कि अगर हम
किसी भी रो को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पर्टिकुलर रिजल्ट हमें उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू देता है। याद आ रहा है आपको? मैं यहाँ एक बार फिर से राइट कर देती हूँ, मैंने हाईलाइट भी किया था। A11 A11 A12 के साथ A12 आए और A13 के साथ A13 आए तो ये तो A का डिटर्मिनेंट होता है। लेकिन अगर किसी रो को किसी अनदर रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे तो वो रिजल्ट 0 आता है। नहीं देखा है तो 4.4 पहले समझ लें आप अच्छे से, क्योंकि वहाँ केवल माइनर नहीं है, ये बहुत डीप रिजल्ट्स हैं जो आगे आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बड़ी हेल्प करते हैं। जिन बच्चों ने केवल 12th पास करनी है उन्हें न्यूमेरिकल सफिशिएंट हैं, अदरवाइज आपको ये सारी जो बारीक बातें हैं, जो डीप पॉइंट हैं, वो सब आपने अंडरस्टैंड करने हैं। तो अब ये ध्यान से देखो, A11 से अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है A12 से, तो ये जो वैल्यू है ये इस मैट्रिक्स A के डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करती है। ध्यान देना भाई, लेफ्ट साइड में है हमारा A इंटू एडजॉइंट A, इसको कैपिटल लिख लो स्मॉल लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो हो गया A का डिटर्मिनेंट। A का डिटर्मिनेंट कोई नंबर होता है, कुछ भी हो सकता है, 5 6 7 8 एक्सेट्रा। अब ये देखो, ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है लेकिन सेकंड के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। देख लो ध्यान से, 1 1 1 2 है लेकिन 2 1 2 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 0 बनेगा। सेम हेयर, सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं लेकिन फर्स्ट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 0, और सेकंड रो का ही कोफैक्टर है तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट A। डिटर्मिनेंट A एक नंबर होता है जिसे मैं बाहर कॉमन ले सकती हूँ, तो ये हो गया A का डिटर्मिनेंट। तो ये यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ 1, 0 में से कुछ भी कॉमन ले लो, 0 0 और 1। ध्यान दो ये क्या है, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I2। ध्यान से देखना है भाई, A इंटू एडजॉइंट A किसके इक्वल हो गया, I2 के जगह पर आप इसको खाली आइडेंटिटी, केवल ओनली आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिखकर काम चला सकते हो। तो दिस वन इज प्रूव्ड हेयर, ये पार्ट हमारा यहाँ प्रूव हो गया, यानी कि ये रिजल्ट इसके इक्वल आ गया है। सिमिलरली आप इसको इसके इक्वल प्रूव कर सकते हो, जो कि मैं करके नहीं दिखाऊंगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आगे आपको न्यूमेरिकल्स में भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाएंगे, 1 मार्क में भी इसका यूज होगा। तो आपने इसको अपने माइंड में सेट कर लेना है कि अगर किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें किसी भी ऑर्डर में तो वो इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखने जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे मैंने लिखा है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो क्या है ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स? फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A, ध्यान देना हम जितनी भी डेफिनेशंस अब यहाँ कर रहे हैं वो सब स्क्वायर मैट्रिक्स पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर कहलाएगा। A इज कॉल्ड अ सिंगुलर मैट्रिक्स। बहुत आसान है, क्या? अगर A का डिटर्मिनेंट 0 है, अगर इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, और वाइस वर्सा उल्टा A इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर, A इज कॉल्ड अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन अभी आगे काम आएंगी अगर A का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। फॉर एग्जाम्पल A ले लेते हैं हम यहाँ 1 2 4 8। A का डिटर्मिनेंट क्रॉस चेक करो जल्दी से, 1 2 4 8, 8 माइनस 8 0 आ रहा है, इट मीन्स दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। एक और ले लेते हैं हम यहाँ पर 1 2 3 4। अब हम चेक कर रहे हैं इसका डिटर्मिनेंट, 1 2 3 4, 4 माइनस 6 माइनस 2 नॉन जीरो है, तो ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्लियर? बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो इट इज सिंगुलर, नॉन जीरो है तो नॉन सिंगुलर। सिंपल सी बात है। नॉन जीरो डिटर्मिनेंट वाला मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कहलाएगा, जीरो डिटर्मिनेंट वाला मैट्रिक्स सिंगुलर कहलाएगा। दो छोटे छोटे रिजल्ट्स हो रहे हैं, दो थ्योरम्स हो रहे हैं जो कि विदाउट प्रूफ आपकी दी गई हैं, तो उनका रिजल्ट मैं यहाँ पर राइट भी कर देती हूँ और स्ट्रेट भी कर देती हूँ। इफ A एंड B, ध्यान देना,
इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ध्यान देना है, ए और बी अगर दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं तो जो उनकी प्रोडक्ट होगी वो भी नॉन सिंगुलर होगी, ठीक है। देन ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। कहने का मतलब क्या है कि अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, बी का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो ए बी का डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो आएगा और बी ए का डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो आएगा। दोनों बातें दिमाग में ना फिक्स रखनी है। नॉन सिंगुलर का मतलब है कि उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, जीरो नहीं आएगा। और एक और थ्योरम है, थ्योरम नंबर 3, ये क्या स्टेट करती है कि द डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर डिटर्मिनेंट। कुछ समझ आया? प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट की प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये सिंपल सा रिजल्ट है, आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, बशर्ते कि विद कंडीशन दैट ए एंड बी आर ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। तो ये दोनों प्रूफ तो देखो किसी भी थ्योरम का नहीं आना, थ्योरम 1 का प्रूफ भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, मैंने जस्ट आपको बता दिया। ये थ्योरम 2 कि अगर दो मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर है तो उनकी प्रोडक्ट भी नॉन सिंगुलर होंगी, और प्रोडक्ट में डिटर्मिनेंट में प्रोडक्ट है तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। अब एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट रिमार्क्स में गिवन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी मैं अब यहाँ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ आपके लिए। जरा देखेंगे आप कि थ्योरम 3 के नीचे ही रिमार्क्स में है वो रिजल्ट। आप ये देखो, हमने अभी अभी एक रिजल्ट देखा है कि एडजॉइंट ए को ए से गुणा कर दो तो वो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई आ जाता है। मैं 2/2 का एग्जाम्पल लेके चलूंगी, तो इसको हम 2/2 में ले लेते हैं। अभी किया है मैंने आपके लिए 0 1, ठीक है। हम इस तरह लिख लेते हैं, ए कोई भी मैट्रिक्स हो इन जनरल, तो एडजॉइंट ए इंटू ए, इसको अंदर ले जाऊं, किया था हमने अभी, डिटर्मिनेंट ए 0 0 डिटर्मिनेंट ए। ये चीज़ अभी अभी ये रिजल्ट मैंने यहाँ राइट साइड में उधर प्रूव किया था कि एडजॉइंट ए इंटू ए की प्रोडक्ट इसके इक्वल होगी। इसमें से हम डिटर्मिनेंट को कॉमन लेंगे तो ये यहाँ चला जाएगा। अब मैंने इसको उल्टा लिया, अब आपने इस पे फोकस करना है। दोनों साइड में डिटर्मिनेंट ले रही हूँ, दोनों मैट्रिसेस का, इसका भी डिटर्मिनेंट ले रही हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू इसका डिटर्मिनेंट, ध्यान देना है, 0 0 डिटर्मिनेंट ए। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने डिटर्मिनेंट में किया हुआ है कि के ऑफ डिटर्मिनेंट ए, के ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जिसमें n उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो ये तो हो गया एज इट इज एडजॉइंट ए इंटू ए का डिटर्मिनेंट, और इसमें से ए का डिटर्मिनेंट एक बार नहीं 2 बार बाहर आएगा, तो डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर बाहर आएगा, तो ये बनेगा 1 0 0 1 का डिटर्मिनेंट, और 1 0 0 1 का डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, 1 माइनस 0 यानी 1 बन जाएगा। अब इसको भी देखो, अभी अभी एक रिजल्ट और बताया था मैंने आपको कि ए बी का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होता है, ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का, तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। नहीं, सेपरेट नहीं करेंगे हम इसको, 1 मिनट भाई, हाँ सेपरेट कर लेते हैं। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इंटू ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इंटू 1 आ गया। क्लियर है? यहाँ तक आपको ध्यान से देखना इसको एक बार। अब ये बन गया एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। अब ये ध्यान दो, डिटर्मिनेंट ए एक नंबर है और ये इसका स्क्वायर है, इसको 1 से मल्टी, मान लो ये 5 होता तो ये 5 का स्क्वायर है और ये 5 है, तो दोनों साइड से ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब हो सकता है कि आपको ये रिजल्ट थोड़ा समझ ना आए क्योंकि मैंने 2/2 में लिया है। मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि अगर हमारे पास
ए का ऑर्डर 2/2 है, ए कोई मैट्रिक्स है, बहुत ध्यान से समझना भाई, ए कोई मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का, तो उसके एडजॉइंट का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो ए के डिटर्मिनेंट की पावर 1 होगा। बहुत ध्यान से समझना इस बात को, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर 2 - 1। आपके पास टाइम हो, आपकी बुक में सॉल्व भी किया गया है। यहाँ 3/3 का मैट्रिक्स ले रखा है। जब आप यहाँ 3/3 लोगे तो ये कितनी बार बाहर आएगा, 3 बार बाहर आएगा। डिटर्मिनेंट ए क्यूब बनेगा, ए क्यूब बनेगा और इस डिटर्मिनेंट से डिवाइड होगा तो ए स्क्वायर रह जाएगा। ध्यान से देखें, 4a अगर हमारे ए का ऑर्डर बेटा 3/3 है तो यही रिजल्ट क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए की पावर 2। ठीक है, जितनी हमारा ऑर्डर है उससे एक कम, मतलब एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है वो होगा डिटर्मिनेंट ए की पावर 3 - 1। बहुत ध्यान से समझे, जब हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 था तो एडजॉइंट ए एक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट ए के डिटर्मिनेंट्स की पावर 2 से 1 कम है, 2 ऑर्डर है। अगर हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए के डिटर्मिनेंट की पावर 3 - 1। और इस रिजल्ट को अगर मैं जनरलाइज कर दूं तो ए ऑर्डर के किसी भी मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट ए का एन ऑर्डर के लिए, एन ऑर्डर के किसी भी मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होगा डिटर्मिनेंट ए की पावर n - 1, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जो कि 1 मार्क में तो आता ही है। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए प्रिपेयर करते हैं उन्हें इस टाइप के सभी रिजल्ट्स माइंड में रखने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं एक बार जल्दी से समरी कर देती हूँ। अब तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने आपको बताया एडजॉइंट क्या है, किसी भी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स लेकर उनका ट्रांसपोज कर दे तो हमें एडजॉइंट मिल जाता है। फिर मैंने आपको एक थ्योरम कराई है जिसका रिजल्ट कुछ यहाँ से ही आ जाता है हमारा कि एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। एक रिजल्ट मैंने आपको ये बताया कि अगर दो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, डिटर्मिनेंट ए 0 है तो मैट्रिक्स सिंगुलर है, डिटर्मिनेंट ए नॉन 0 है तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। अगर दो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उनकी प्रोडक्ट भी नॉन सिंगुलर है, और प्रोडक्ट के डिटर्मिनेंट को हम डिटर्मिनेंट की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। क्लियर है। और सबसे लास्ट अभी तक इसमें अब तक जो मैं आपको बता रही हूं कि एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो डिटर्मिनेंट ए से ही निकल जाएगा। आपको कोई मैट्रिक्स दे दिया और आपसे पूछ लिया कि उसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालो, फिर आप क्या करोगे, आप 9 बार तो कोफैक्टर निकालोगे, फिर आप उसका एडजॉइंट निकालोगे, फिर आप उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट वी विल कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए और उसकी पावर n-1 लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। This is the last theorem of exercise 4.5 but very important. It is the condition of existence of inverse of a square matrix, कि किसी square matrix का inverse कब exist करेगा, उसकी existence की क्या condition होगी, उसको प्रूव कर रहा है ये रिजल्ट। ये थ्योरम क्या कहती है, a square matrix is invertible if and only if it is non singular। चैप्टर 3 में हमने इन्वर्स फाइंड किया था यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन हमने वहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं देखी थी। हमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए थे वो सब इन्वर्टिबल थे ऑलरेडी, उनका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा था, 1-2 में नहीं कर रहा था। आप ध्यान करना, सारी रो 0 आ रही थी, तब हमने वहाँ डायरेक्ट कह दिया था कि ये इन्वर्टिबल नहीं है। अब हम यहाँ प्रूव करने जा रहे हैं कि कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होगा, जब वो नॉन सिंगुलर होगा, जब वो नॉन सिंगुलर होगा। तो प्रूफ में फिर से बता दूं, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर एग्जाम बट वी विल प्रूव दिस थ्योरम। लेट, पहले हम उसको इन्वर्टिबल मान के चल रहे हैं किसी मैट्रिक्स को, और मैं फिर उसको नॉन सिंगुलर प्रूव करूंगी। सेकेंड पार्ट में हम उसे नॉन सिंगुलर लेकर चलेंगे और इन्वर्टिबल दिखाएंगे। लेट ए बी एनी इन्वर्टिबल, यानी कि जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। हाँ ठीक है भाई,
ए कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, स्क्वायर है, जिसका ऑर्डर n है। तो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होता है, जब किसी मैट्रिक्स ए के लिए उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स बी ऐसे एग्जिस्ट कर जाए कि ए बी और बी ए की प्रोडक्ट आइडेंटिटी हो जाए। ठीक है, तो हमने मान लिया लेट आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेट आई बी, चलो पूरा ही लिख देती हूँ मैं, लेट आई बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है भाई, समझ जाना। अब क्योंकि ए इन्वर्टिबल है, क्योंकि ए इन्वर्टिबल है, शॉर्ट में बता रही हूं मैं थोड़ा, तो एक ऐसा मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करेगा कि ए बी और बी ए की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी। ये चीज हमने थर्ड चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं इस रिजल्ट को वहाँ पर कि ए बी और बी ए की प्रोडक्ट क्या होगी, आई। तो ए बी आई के बराबर है। ठीक है, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया। ये रिजल्ट अभी हमने पढ़ा है, इसे हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट बी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑलवेज 1 होता है। अब आप ये देखो कि डिटर्मिनेंट ए एक नंबर है, डिटर्मिनेंट बी भी एक नंबर है, और दो नंबर्स की प्रोडक्ट 1 आ रही है, तो दोनों में से कोई भी नंबर 0 तो हो नहीं सकता। ना तो डिटर्मिनेंट ए 0 है, ना ही डिटर्मिनेंट बी 0 है। ठीक है, हमें बी से वैसे कोई मतलब नहीं है, बट इन जनरल मैं आपको बता रही हूँ कि जब दो नंबर्स की प्रोडक्ट 1 होती है तो नाइदर ऑफ देम कैन बी 0, कोई भी 0 नहीं हो सकता उनमें से। इसका मतलब ए का डिटर्मिनेंट नॉन 0 है, ए का डिटर्मिनेंट नॉन 0 है, तो ए कैसा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर है। यही हमने प्रूव करना था। क्लियर है, हमने ए को इन्वर्टिबल लिया, इन्वर्टिबल की कंडीशन लगाई, डिटर्मिनेंट लिया, और यहाँ हमने प्रूव कर दिया कि ए नॉन सिंगुलर है। अब मैं इसको वाइस वर्सा यानी सेकंड साइड से इसको प्रूव करने जा रही हूँ। ए को हम ले लेते हैं नॉन सिंगुलर। ठीक है, सेकंड प्रूफ, लेट ए इज एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, लेट ए इज एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ए हमारा कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हमें ये दिखाना है कि ए इन्वर्टिबल है। अब नॉन सिंगुलर है तो एक छोटी सी बात हमें पता है कि जो ए का डिटर्मिनेंट है वो नॉन 0 है। अब हमें ये भी पता है कि ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। ये रिजल्ट हमें पता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये जो नंबर है ये नॉन 0 है, देख चुके हैं हम डिटर्मिनेंट ए, तो तीनों को डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दो। क्लियर है, डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ए। यहां करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान देना, ए इसको कर रही हूं मैं 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। समझ गए ना आप मेरी बात को। भाई ये ए बी था, इसके पूरे के नीचे डिटर्मिनेंट ए ना लिखकर मैंने कैसे लिखा, भाई आप एक सिंपल सा, बहुत सिंपल सा अलजेब्रा है भाई। x इंटू वाई को 5 से डिवाइड करना है, एक्स वाई बटे 5 लिख दो, x बाय 5 इंटू वाई लिख दो, x इंटू वाई बाय 5 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने यहाँ इसके नीचे ए का डिटर्मिनेंट लिखा, यहाँ मैंने यहाँ लिखा 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए, और इसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड किया, तो ये आइडेंटिटी। अब इस टर्म को, ये एक मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ए एक मैट्रिक्स है, उसको किसी नंबर से डिवाइड कर रहे, कोई और मैट्रिक्स आ रहा है, इसको मैंने मान लिया बी। तो ए इंटू बी या ए बी, ये भी वही है, इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई आ गया। ध्यान दो, ए के लिए एक ऐसा मैट्रिक्स मिल गया जिसे हमने बी नाम दे दिया, वही मैट्रिक्स यहाँ मिल गया, बी ए इज इक्वल टू आई, एंड बाय दैट डेफिनेशन बी क्या हो गया, यहाँ पर बी क्या कहलाएगा, ये चीज़ तो हम थर्ड चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, यानी कि ए क्या हो गया, इन्वर्टिबल हो गया। हमें ए के लिए, ए इन्वर्टिबल कब होगा, जब हमें ए के लिए कोई ऐसा मैट्रिक्स बी मिल जाएगा जिसकी प्रोडक्ट ए के साथ करें तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आए, और हमें ए के लिए एक ऐसा मैट्रिक्स मिल गया कि उन दोनों की प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल आ रही है। इसका मतलब ए का इन्वर्स बी हो गया, इसका मतलब ए क्या हो गया,
इन्वर्टिबल हो गया। तो यही हमने प्रूव करना था कि अगर ए नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्टिबल है और इन्वर्टिबल है तो नॉन सिंगुलर है। तो ये आपकी सारी थ्योरम्स थी एडजॉइंट और इन्वर्स पर बेस्ड। अब यहाँ एक बात और आ जाती है कि ए का इन्वर्स कैसे निकालेंगे, हम ए का इन्वर्स कैसे निकालेंगे। तो यहाँ ध्यान दो, अभी हम ऐसे कह के जा रही हूँ मैं कि भाई बी ए का इन्वर्स है, बी इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ ए, और बी क्या है, बी ये है। ध्यान देना, ए का इन्वर्स किसको लिया हमने, बी को, और बी किसको नाम दिया, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें यहाँ मिल गया है, ए इन्वर्स होता है एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये अब हम आगे फर्दर इस एक्सरसाइज में जितने भी इन्वर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो इस मेथड से सॉल्व करने जाएंगे। अगर हमें किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है तो पहले हम चेक करेंगे कि वो इन्वर्टिबल है या नहीं, यानी उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। फिर हम उसका एडजॉइंट निकालेंगे, हम उसके एडजॉइंट को उसी के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो हमें उस मैट्रिक्स का इन्वर्स मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इन सारे रिजल्ट्स को अब समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 24, ये आपको मैट्रिक्स ए गिवन है 1 1 1 3 4 3 3 3 4। वेरीफाई, पहले तो आपने ये रिजल्ट वेरीफाई करना, ये वाला रिजल्ट कि भाई ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, और फिर आपने ए का इन्वर्स निकालना है। तो ये ए हो गया, जल्दी से इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। लेंथी क्वेश्चन है, कुछ पॉइंट्स मैं स्किप करूंगी, लेकिन आपने अपनी फेयर नोटबुक में उनको स्किप नहीं करना है। फर्स्ट रो से एक्सपेंड करो तो 1 इंटू ये रो और कॉलम गया 16 माइनस 9 माइनस 3, ये कॉलम और ये रो गया तो 4 माइनस 3, और 3 इंटू 3 माइनस 4, 16 माइनस 9 7, 1 माइनस ये 3 आ जाएगा और माइनस 3, 7 में से 6 गए, एक हमारा ए का डिटर्मिनेंट एक आ गया जो कि नॉन सिंगुलर है, नॉन जीरो है। तो इसका मतलब ए हमारा कैसा हो गया, नॉन सिंगुलर। क्लियर है यहाँ तक बात आपको। अब निकालना है एडजॉइंट ए, उसके लिए आपको निकालने हैं कोफैक्टर्स, वो आप अपने आप निकालेंगे। मैं यहाँ डायरेक्ट एडजॉइंट ए लिखने जा रही हूँ जो कि होगा, ध्यान देना, A11 A12 A13, ऐसे A11 A12 A13 ये होता है उनका ट्रांसपोज हमें करना पड़ता है। A21 A22 A23 तो मैंने डायरेक्ट ट्रांसपोज ही ले दिया है। A31 A32 A33, मैं जस्ट आपको इसका लॉजिक बता रही हूँ, मेथड बता रही हूँ, बाकी आपने करना है। तो ये हमारा एडजॉइंट बन जाता है जिसे मैं बुक से लिख रही हूँ 7 माइनस 3 माइनस 3, ठीक है बेटा। आगे चलें, -1 1 और 0 और -1 0 और 1, ये हमारा एडजॉइंट आ गया। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को करना है। मैं ये साइड करके दिखाऊंगी, ये आप अपने आप करेंगे। ए इंटू एडजॉइंट ए, ध्यान देना भाई, यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी आपकी थोड़ी और क्लियर हो जाएगी, किसी को डाउट होगा तो। 1 1 1 3 4 3 3 3 4। अब यहाँ आप लिखे एडजॉइंट ए, तो ये बन रहा है 7 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 1 0 माइनस 3 0 एंड 1। गॉट इट? लेट्स मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 7 1 जा 7 माइनस 3 माइनस 3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -3 प्लस 3 प्लस 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -3 प्लस 0 प्लस 3। गॉट इट? उधर ज़्यादा बड़ा हो गया, देख लेंगे इसको बाद में। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ध्यान दो, 7 माइनस 4 माइनस 3। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 को -3 से करो, -3 प्लस 4 और प्लस 0। आगे बढ़ो, सेकंड रो थर्ड कॉलम -3 प्लस 0 प्लस 3। थर्ड रो थर्ड कॉलम बेटा 7 -3 माइनस 4 -3 प्लस 3 प्लस 0 और -3 प्लस 0 प्लस 4। इसको ज़रा ओपन करो। 7 - 6 1, ये सब आप सॉल्व कर लेना। 1 0 0,
0 1 0 और 0 0 1 आएगा। आप चेक कर लो, 3 - 3 0, 7 - 7 0, 4 में से 3 1 करेंगे 1 आएगा। और बाई चांस देखो, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ a का डिटर्मिनेंट 1 है, अगर a का डिटर्मिनेंट 5 होता तो आपको यहाँ 5 5 5 मिलता, फिर आप 5 को कॉमन लेते तो यही रिजल्ट हमारा रिजल्ट आ जाता। तो अब मैं इसमें से एक कॉमन ले रही हूँ, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसे मैं लिख सकती हूँ। ध्यान देना, लेफ्ट साइड में चल रहा है a इंटू एडजॉइंट a, राइट साइड में है डिटर्मिनेंट a और ये है I3। सिमिलरली, अब मैं प्रूव नहीं कर रही हूँ, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, क्या प्रूव कर सकते हैं कि अगर हम एडजॉइंट a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा यही रिजल्ट आएगा। तो ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। और लास्ट पॉइंट हमारा रह जाता है a का इन्वर्स फाइंड करना, जिसका फॉर्मूला अभी अभी मैंने आपको बताया है कि a इन्वर्स क्या है, एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, और इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट a। डिटर्मिनेंट ऑफ a बाई चांस 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, अगर यहाँ 5 होता तो वो 5, देखो अभी पहले एडजॉइंट लिख दूँ मैं, ये रहा एडजॉइंट 7 - 3 - 3 -1 1 0 -1 0 1। फेयर नोटबुक में भी आप इसको एक ही साइड से प्रूव करना, दूसरी साइड से प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है। 1 बाय 1 का मतलब हो गया 1, तो इन्वर्स भी एडजॉइंट के बराबर ही आ जाएगा। अगर आपका एडजॉइंट 1 के अलावा कुछ और होता तो आप क्या करते, मान लो 5 होता तो आप इन सब के डिनोमिनेटर में 5 ले आते, वो आपका इन्वर्स बनता। तो एक एग्जाम्पल से मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है, बाकी के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर लेक्चर समझ आता है, पसंद आता है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स, लाइक करें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें जहां आप अपने डाउट शेयर कर सकते हो। थैंक यू।